यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में नाम में ही है कि इंडक्टेंस मतलब इंडक्शन तो हो रहा है। जैसे हमने करंट की बात की थी, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमने ये पढ़ा कि कोई एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई एक कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जा रहा है। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से भी हो सकती है। चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली देखे तो, बट मैग्नेटिक फ्लक्स भी कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तब। तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारे कंडक्टर जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। ये हमारा पूरा फंडा था चैप्टर में। अब हमने डिफरेंट केसेस भी देखे। अब यहां पर है सेल्फ इंडक्टेंस। सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वहां पे खुद की ही बात चल रही है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब वहां पर कैसे, जैसे कि मैग्नेट था और दूसरा एक कंडक्टर था, तो मैग्नेट की मूवमेंट्स हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये मैग्नेट को हिला रहे हैं तो ये सारा चेंज हो रहा था, या तो फिर यहाँ पर दूसरा एक कंडक्टर है, उसमें वो कंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उसमें हम करंट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। करंट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी या कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी या कम होगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा या कम होगा, और फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा तो अगेन ये दूसरे कंडक्टर जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड करंट इंड्यूस होगा। यही हमने पढ़ा। लेकिन अब क्या है, अब ये दो चीजें है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही चीज है, फिर भी करंट इंड्यूस हो रहा है। कैसे, क्या, देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड ले लिया है और एन नंबर्स की कॉइल ले ली है, ओके, और सोलेनॉइड ले लिया है। तो ये हमने ऐसे सोलेनॉइड ले लिया है जिसमें हमने लिया है करंट, कैसे, यहां से जा रहा है, मतलब पीछे की साइड से, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीछे की साइड से ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे पीछे की साइड गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके यहाँ से बाहर की साइड से बाहर निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, पहले तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की करंट अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जहां जो भी कंडक्टर से करंट पास होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अगेन हम राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमारी चार उंगली मोड़ रहे हैं। सो करंट है ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं ऐसे मोड़ रहा हूं तो थंब दिखा रहा है हमारा मैग्नेट्स की कंडीशन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो डायरेक्शन में होगी वो इस डायरेक्शन में है। ओके, वो हमें पता चल गया। अभी करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, ये तो हम करंट पास कर रहे हैं। अब ये करंट कैसे पास करेंगे, तो बैटरी कनेक्टेड होनी चाहिए, यहाँ पर तो है बैटरी कनेक्टेड। हाँ, फिर ऐसा मत कि ये करंट कहां से पास हो रहा है, ये तो बैटरी से कनेक्टेड है। यहां से जा रहा है तो इसको बड़ा दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, डन। ये बैटरी से कनेक्टेड है तो हमने करंट पास किया, करंट पास किया तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम और मैग्नेट, देखो करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ही बी डॉट ए, और अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हुए, सोलेनॉइड मतलब n नंबर ऑफ कॉइल्स ही हुआ, तो NBA, ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने पूरे चैप्टर में यूज किया। सो NBA cos थीटा। अब यहां पर अगर हम देखें तो करंट बढ़ रहा है, हम करंट कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, करंट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि अभी एट दिस इंस्टेंट सपोज 1 एम्पियर है, फिर हमने सपोज 1 आवर के बाद 1 का 2 एम्पियर कर दिया, दूसरे 1 आवर के बाद 2 का 3 एम्पियर कर दिया, मतलब धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस है।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो ये सोलेनोइड में से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी इंक्रीज होगी। पहले कम सपोज 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स पर्टिकुलरली वेबर होगा, ओके। अब 1 टेस्ला की बजाय 10 टेस्ला हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अभी उतना ही थोड़ी रहेगा, वो ज्यादा वेबर हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगी। सो करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है वो भी कैसे, बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि भाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है या तो बढ़े या तो कम हो, लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में, वो तो हमें पता है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है डी बाई डी टी, दैट्स वाई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होगा, यहां पर तो दूसरा कोई कंडक्टर है ही नहीं, यहीं पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ इंडक्शन। डन। इंडक्शन तो हो रहा है, इंडक्शन मतलब कोई नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ओके, लेकिन यहां पर दूसरा कोई कंडक्टर ही नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैंने ऐसे दूसरा कंडक्टर रख दिया तो इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंडक्टर जो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब तो ये कंडक्टर ही नहीं है, सिर्फ वो सोलेनोइड ही है, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे उसमें तो ऑलरेडी बैटरी से कनेक्टेड है, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो अकेला ही है, खुद ब खुद सब कुछ उसके अंदर ही हो रहा है, इसलिए उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी लेंज लॉ हमने देखा था कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उस ईएमएफ है मतलब करंट है, ओके, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने बोला था कि जो रीजन की वजह से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रीजन का ऑपोज करेगी वो सर्किट, ओके। तो वही लेंज लॉ था हमारा। तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने करंट को बढ़ाया। अगर करंट कांस्टेंट रखते तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहती, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती तो तुम्हारा फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता, तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही नहीं है। जैसे कि अगर ये सर्किट है, कोई फैन है, तो फैन में तुम कंटिन्यूअसली अगर से 5 एम्पियर करंट दे रहे हो तो कंटिन्यूअसली 5 एम्पियर दे रहे हो, तो उसका जो कंडक्टर है उसमें से कंटिन्यूअसली 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, वो 5 का 4 और 4 का 6 नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलरली होगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज कब होगा, जब तुम करंट को चेंज करोगे। तो करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्यों ऑपोजिट होती है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि ये जो इंडक्शन हो रहा है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। कल हमने वो थियरी देखी थी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसमें करंट इंड्यूस करने के लिए उतना ही वो अपोज करेगा, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से ही करंट इंड्यूस हो रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसलिए करंट इंड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या हुआ, हमारा फोर्स। तो हमारे फोर्स की वजह से यहां पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये कल वाली थियरी में हमने देखा था। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमने ये एक फोर्स लगाया है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो क्या है, बैटरी। पहले तुमने 1 वोल्ट लगाई, फिर 2 वोल्ट लगाई, फिर और मान लो कि ज्यादा वोल्ट की लगाई, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर एडजस्टेबल है तो वोल्टेज तुम बढ़ा सकते हो। तो पहले सपोज 2 वोल्ट की बैटरी के कनेक्टेड है, फिर 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गया, फिर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गया, तो तुम्हारा करंट भी बढ़ रहा है, ओके। और सिंपली तुमने रियोस्टेट रखा हुआ है तो तुम रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम करोगे तो करंट कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इंक्रीज हुआ ना। समझ में आ रहा है। बहुत बड़ी बैटरी, अगर बार बार बैटरी चेंज नहीं करनी तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे घर में करंट आता है, ओके, तो सबको अलग अलग चाहिए भाई, फैन को अलग चाहिए, एसी को अलग चाहिए, ओके।
तो फिर हम क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो इसका रेजिस्टेंस हम ज्यादा रखेंगे तो इसमें करंट कम करंट जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हम कम रखेंगे तो उसमें ज्यादा करंट जाएगा। ओके, सबके लिए अलग अलग बैटरी लगाने की तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो एक ही चीज में फिर हमने दूसरा डिवाइस है रियोस्टेट, तो उसको एडजस्ट करते जाओ, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम मिलेगा, रेजिस्टेंस को कम कर दो तो करंट ज्यादा मिल जाएगा। डन, वो हमने किया। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। करंट को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ मतलब चेंज हुआ, और चेंज हुआ मतलब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट भी इंड्यूस होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है और ये जो करंट इंड्यूस हुआ है वो अपोज करेगा जिस रीजन की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो किस रीजन की वजह से इसमें इंड्यूस हुआ है करंट, क्योंकि तुमने करंट को बढ़ाया। अगर तुम करंट बढ़ाते नहीं तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर पर्टिकुलरली कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होता नहीं, तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होते नहीं। लेकिन तुमने करंट को बढ़ाया, ओके, तो फिर वो क्या करेगा, करंट को कम करने की ट्राई करेगा। सिंपल है। ओके, तुमने करंट बढ़ाया तो वो क्या करेगा, करंट को कम करने की, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली सर्किट तो क्या कर देगा, ये सोलेनॉइड क्या करेगा, ऑपोज ही करेगा। तो तुमने करंट बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, बैटरी बढ़ा दी, ऐसा समझो, वोल्टेज बढ़ा दिए, वोल्टेज बढ़ा दिए तो करंट भी बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया। ओके, तो फिर वो ऑपोज करेगा तो मतलब क्या, करंट भी कम होगा और वोल्टेज भी कम होगा। डन। तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा और करंट भी इंड्यूस होगा, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वोल्टेज और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो ऑपोज ही कर रहा है। तो अगर मेरा वोल्टेज और से मेरा करंट से यहां से राइट से लेफ्ट जा रहा है तो उसमें जो करंट इंड्यूस हुआ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो हमने देखा है। तो वो जो करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, ये बैटरी वाला करंट है, ये बैटरी वाला करंट है, लेकिन इंड्यूस करंट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इसका ऑपोज करेगा। मतलब ये देखो, जैसे ये पॉजिटिव बैटरी है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे वोल्टेज है या ऐसे करंट है, लेकिन हमारा करंट क्या होगा, जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, वो जो इंड्यूस हुआ है वो ईएमएफ भी इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसको ऑपोज कर रहा है, और जो करंट इंड्यूस होगा वो भी ऐसे जा रहा है, तो हमारा इंड्यूस करंट है वो उसको भी ऑपोज करेगा। सिंपल है। ओके, सिर्फ दो कंडक्टर के बजाय एक ही कंडक्टर गिवन है, दैट्स इट, उतना डिफरेंस है। ओके, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो फाई तो हमें पता ही है। नाउ यहां पर अगर हम देखें तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा करंट बढ़ रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है इसलिए। तो हमें पता है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि जैसे करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हुआ ना। इसको अगर कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। इंड्यूस की बात नहीं है, जो हम दे रहे हैं उसकी बात है, हम जो ये करंट दे रहे हैं उसकी बात है। ओके, तो ये आई और फाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो हमने लिखा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो हमारा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिया है L, और ये L को ही बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, ये L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो L का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई डिवाइडेड बाई आई। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई पूछे कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डोंट टेल फाई एंड आई। क्यों, फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता है सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि तुमने तो फाई बढ़ाया, तो फाई बढ़ाया तो आई भी बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि फाई और आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाई बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो वो तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। अभी ऐसा समझो ये 1 वेबर है और ये 1 एम्पियर है, तो इंडक्टेंस कितना आ गया, 1 हेनरी, उसका यूनिट हेनरी है, अभी देखते हैं। ओके, तो ये 1 वेबर है, 1 एम्पियर है, वो 1 है और ये 1 है, तो दोनों 1 और 1 है, तो दोनों 1 और 1 तो कट हो जाएगा, और L कितना आया, 1। लेकिन अब हम 5 को बढ़ा रहे हैं, अगर 5 को बढ़ाए तो सपोज वो 2 वेबर हो गया, तो करंट भी क्या हो गया, 2 एम्पियर, क्योंकि जैसे जैसे 5 बढ़ रहा है आई बढ़ रहा है, और आई बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों बढ़ रहा है तो ऊपर नीचे तो कट हो जाएगा,
तो इट इज नॉट डिपेंडेंट। तो यहाँ पे गलती हो जाती है एमसीक्यू में कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन फाई एंड आई, विच इज रॉन्ग। वो कहाँ डिपेंडेंट है? ये बढ़ रहा है तो ये कहाँ बढ़ेगा भाई? क्यों नहीं बढ़ेगा? फाई बढ़ेगा तो एल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फाई बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और फाई और आई दोनों बढ़ गए तो ऊपर नीचे तो कट हो जाएगा। तो एल तो जितना था उतना ही रहा ना। एल तुम्हारा सपोज फाई तुमने 1 ले लिया और आई तुमने 1 ले लिया, तो वो 1 1 है, 1 1 कट हो गया और एल की वैल्यू आ गई 1 हेनरी। ओके, अब तुमने फाई को बढ़ाया, फाई को मैंने 2 वेबर कर दिया, 1 की जगह 2 वेबर कर दिया, तो हम बोलेंगे कि फाई बढ़ाया तो फाई और एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई बढ़ाया तो एल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फाई बढ़ाया तो आई भी बढ़ा, फाई बढ़ाया तो आई भी बढ़ा, तो आई और फाई जो जैसे कि ये भी 2 हो गया तो 2 2 कैंसिल, तो वो तो वापस 1 ही आ गया। तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। फाई बढ़ाने के बाद भी एल तो 1 ही रहा, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का, कि सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके सो भव्य देखो, जैसे कि हमने जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो वहां पर 2 कंडक्टर की बात थी। यहाँ पर 2 कंडक्टर नहीं है, एक ही कंडक्टर है। तो एक कंडक्टर है तो ये बैटरी हमने कनेक्ट की है, तो बैटरी की वजह से यहाँ पे करंट जा रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो इसमें ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्योंकि दूसरा तो कोई कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, और फिर उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। सो एल का फॉर्मूला तो हमारा 5/i आ गया है, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसका दूसरा फॉर्मूला है दैट वी आर गोइंग टू डिराइव। ओके, तो ये हो गया हमारा L इज इक्वल टू, तो फिर ये फाई और आई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनोइड, और कॉइल जो होगी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के ऊपर। ओके, वो डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। ओके, वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ये जो कॉइल है तुमने 10 टर्न्स लिए है, 20 टर्न्स लिए, उसके ऊपर सबके ऊपर डिपेंडेंट है। वो उसका जो दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ना, तो फॉर्मूला में ही तुम्हें तो पता चल जाएगा, जितने भी फॉर्मूला में वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, नाउ उसके एसआई यूनिट की बात करें तो देखो उसका एसआई यूनिट होता है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे से। ओके, हेनरी एच। सो आई अगर 1 एम्पियर ले लिया हमने और फाई अगर 1 वेबर ले लिया, तो हमारा इंडक्टेंस कितना आएगा? 1 हेनरी। तो उसके बेस पे हमें डेफिनेशन भी बोलनी हो कि व्हाट इज 1 हेनरी। सो if 1 ampere current is passing through the circuit and the magnetic flux is 1 Weber, then ratio of say magnetic flux and say electric current is the 1 Henry। ऐसा हम बोल सकते, डेफिनेशन वहां से ही बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो अपोज कर रहा है, ये वोल्टेज को अपोज कर रहा है। तो ये वोल्टेज को जो अपोज कर रहा है, देखो हो क्या रहा है, अगर ये सोलेनोइड होता नहीं, सीधा वायर ही होता, मतलब सीधा वायर भी है, मतलब कि हो क्या रहा है, ये वोल्टेज जा रहा है इस साइड, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सेल्फ करंट इंड्यूस हो रहा है, वो इसका अपोज कर रहा है। अगर कोई चीज तुम सप्लाई कर रहे हो और कोई अपोज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली सेल्फ, ये जो हमारा इंडक्टेंस है वो है क्या, ये वोल्टेज जा रहा है और करंट जा रहा है से राइट टू लेफ्ट, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो आ रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब वो अपोज कर रहा है। तो वो अपोज कर रहा है, फिर भी इसमें से तो मुझे करंट पास करवाना ही है, और तुम्हें करंट पास करवाना हो तो ये बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहां से वर्क जा रहा है से 10 जूल, तो यहां से 10 जूल जा रहा है और सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वापस भी आ रहा है 10 जूल, तो वो तो कैंसिल हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गया, तो मुझे तो करंट फ्लो करवाना था, वो तो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि जितना मैं भेज रहा हूं उतना तो वापस प्रोड्यूस होके निग्लेक्ट कर दे रहा है, तो मुझे ज्यादा भेजना पड़ेगा। ओके, वो जितना ज्यादा भेजना पड़ेगा ना, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, वही है हमारा एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस। कि पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से, जैसे यहां ऐसा समझो
ये एक सोलेनॉइड है, यहाँ सर्किट में बीच में मैंने एक रेजिस्टर भी लगा दिया, एक एसी लगा दिया मान लो, उसमें से भी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, उसमें से भी करंट पास होगा। ओके, तो मतलब ये बैटरी, यहाँ करंट पहले इसमें से ही जा रहा था, अब तो वो रेजिस्टर में से भी जाएगा, बल्ब में से भी जाएगा, एसी में से भी जाएगा, कोई एक दूसरा डिवाइस लगा दिया उसमें से भी जाएगा। तो ये बैटरी को तो ज्यादा काम करना पड़ा ना, वो कुछ एक्स्ट्रा डालोगे तो कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको ही बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। फंडामेंटली वैसे तो हमने देख लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो है क्या, ऑपोज कर रहे हो वो तो समझ गया, तो ऑपोज कर रहे थे तो फिर कभी करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि जितना जा रहा है उतना कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, उसको बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, तो वो जितना ज्यादा काम करना पड़े, जैसे कि ऐसा समझो तुम्हारा व्हीकल है, ओके, और तुम्हारा व्हीकल नया नया है, मेंटेन किया हुआ है, नया हो पुराना हो, तुम अच्छे से मेंटेनेंस रख रहे हो, साइकिल हो या बाइक हो, व्हाटएवर, कार हो, व्हाटएवर। सो उसमें तुम फ्यूल डालोगे, तो फ्यूल डाल रहा है, जैसे कि तुमने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डाला, ओके, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डाला तो उसमें तुम्हारी एवरेज मिलनी चाहिए से 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर मिलनी चाहिए, वो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड ऑल, उसका जो पावर है एंड ऑल। ओके, तो 40 किलोमीटर पर आवर मिलनी चाहिए। अब अगर तुम सही सब कुछ मेंटेन रख रहे हो, हर साल मेंटेनेंस का खर्चा भी हो रहा है, ऑयल ब्रेक वेक सब कुछ चेक करवा रहे हो, ओके, तो वो 40 का 40 ही मिलता रहेगा। वैल्यू व्हीकल की डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन उसकी एवरेज डेप्रिशिएट नहीं हो रही है। वो तुम्हें फर्स्ट ईयर में भी 40 किलोमीटर पर आवर दे रही थी, और 5th ईयर हो गए तो भी 40 किलोमीटर पर आवर दे रही है। 40 ना दे तो एटलीस्ट 38, 39 दे रही है, 37 दे रही है, मतलब रफली उतनी ही दे रही है। ओके, लेकिन मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा खराब यूज किया उसका 5 साल में वो व्हीकल का, और मेंटेनेंस करवाया ही नहीं पैसे बचाने के चक्कर में, कि क्यों मेंटेनेंस करवाए, चली तो रही है। ओके, तो मेंटेनेंस करवाया ही नहीं, और करवाया नहीं तो उसमें क्या होगा, फिर वो नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, ऑयल एक बार ऑयल, जैसे कि हम एक ही तेल में बार बार फ्राई किया हुआ खाना हम बोलते हैं कि अनहेल्दी है, तो उसमें भी ऑयल जो घूम रहा है सालों से, वही ऑयल घूम रहा है महीनों से, तो वो तो बेकार हो जाएगा फिर। ओके, उसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जो लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। एक चीज को बार बार यूज करोगे तो वो सब खत्म हो गया। अब उसकी इफेक्ट आएगी डायरेक्टली एवरेज पर, और अब तुम्हारी 5 साल के बाद वो एवरेज दे रही है 25, कहाँ 40 दे रही थी और अभी 25 दे रही है, और हम सोचेंगे कि हमने 5 साल का मेंटेनेंस का खर्चा बचा दिया। अरे बचाया नहीं, तुम्हारी 40 किलोमीटर चल रही थी, अब 25 किलोमीटर चल रही है, मतलब पेट्रोल तुम्हें अब 1 लीटर नहीं 2 लीटर डालना पड़ेगा, तो पैसे तो ज्यादा ही जा रहे हैं अभी भी। ओके, दैट इज द केस कि यहां अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा डाला, सेम वैसा ही केस, तो अगर हमने इसको ऐसा समझो कि वैसे ही फ्यूल में क्या होता है, व्हीकल है तुम्हारा, तो एक बंदा बैठ के गाड़ी चला रहा है तो अच्छे बिंदु, अब एक के जगह 3 लोग बैठ गए, या उसकी कैपेसिटी होती है, जो पीछे पिनियन होता है, 2 पिनियन, मतलब एक पिनियन और एक ड्राइवर, तो बाइक की कैपेसिटी सपोज मान लो कि होती है 60, 120, 150 केजी की कैपेसिटी है, और अब यहाँ पे 2 लोग बैठ गए हैं और दोनों का वेट से 100 है, तो 200 केजी और बाइक चल रही है, तो कैपेसिटी थी 150 की और अब बैठ गए हैं 200, 2 बैठ गए, 3 बैठ गए, लाइक दैट, तो उसको अब ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो तुम्हारी एवरेज कम निकलेगी। फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हुआ ना, तो यहां पर भी ये फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा जितने बीच में तुम इक्विपमेंट डालते जा रहे हो। सिंपल है। ओके, सो हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो है हमारा फॉर्मूला -d∅dt। सिंपली हम फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास है अभी सेल्फ इंडक्टेंस के तौर पे, L × I, L कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, तो हमारा आ गया di/dt। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसलिए। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि तुम्हारा करंट चेंज हो रहा है। सो वही आ गया ना, करंट चेंज हो रहा है, तो जितना टाइम के रिस्पेक्ट में करंट चेंज होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। डन। ओके, सो वो फॉर्मूला हमें मिल गया। यहां से अगर फिर से हम एल का फॉर्मूला निकाले
तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये di बाई dt पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा इसके नीचे, तो फिर dt यहाँ और di नीचे, वैसा मत करना नहीं तो वो dt बाई di हो जाएगा। पूरी की पूरी वैल्यू di बाई dt यहाँ नीचे चली जाएगी, तो e अपॉन di बाई dt दैट इज इक्वल टू L। हमें पता है ये माइनस साइन डायरेक्शन शो करने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो L इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी हो गया। यहां से भी अगर हम इंडक्टेंस की डेफिनेशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या, अगर डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर है, सॉरी 1 एम्पियर मतलब डी आई बाई डी टी 1 है, डी आई बाई डी टी 1 है मतलब क्या कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है करंट में वो 1 है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड करंट में जो चेंज हो रहा है, मतलब सपोज ऐसा समझो 1 घंटे में 1 एम्पियर चेंज हो रहा है, ओके मतलब अभी 1 एम्पियर है, 1 घंटे बाद वो 2 एम्पियर हो जाएगा, दूसरे 1 घंटे बाद वो 3 एम्पियर हो जाएगा, तीसरे 1 घंटे बाद वो 4 एम्पियर हो जाएगा, मतलब हर घंटे 1 एम्पियर बढ़ रहा है। सो डी आई बाई डी टी कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर डी आई बाई डी टी 1 हो गया तो हमारा इंडक्टेंस और ई क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो हम बोल सकते हैं इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज द सेल्फ इंडक्टेंस। इक्वल टू ही हो गया ना, डेफिनेशन ऐसे ही बनती है ना फॉर्मूला के बेस पे। सो अगर ये 1 हो गया तो ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, टाइम की रिस्पेक्ट में बताए तो पर सेकेंड 1 एम्पियर चेंज हो रहा है, लाइक दैट। ओके 1 करना हो तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना, अगर ओवर लिया तो 1 एम्पियर पर ओवर ऐसा लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही है। ओके तो 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर चेंज हो रहा है तो L इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो यहां से भी हम इंडक्टेंस की डेफिनेशन बोल सकते हैं, और हमारी 5/I वाली डेफिनेशन है वो तो है डन। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, समझ में आया पक्का। ओके सो दिस इज अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था। नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला। यहां से तो फॉर्मूला मिल गया 5/I, और यहां से भी हमें मिल गया L इज इक्वल टू E, लेकिन उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है, ओके दैट वी आर गोइंग टू डिराइव। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस था, समझ में तो आ गया ना, सिंपल वैसा ही है। ओके थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया है। ओके